रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए अब 2 साल हो गए। आखिर और कितना खिंचेगा यह युद्ध? नहीं जी, देखिए रूस और यूक्रेन का जो सवाल है अभी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इस महीने 2 साल हो जाएंगे इसके। और पिछले, अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 1 साल ले लीजिए, 8 से 10 महीने में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि एक दूसरे पर वो मिसाइल अटैक्स करते रहे हैं और आर्टिलरी शेलिंग, टैंक्स, इस समय विंटर्स हैं और एक दूसरे की वीकनेस देखने में लगे हुए थे, कहाँ कौन कमज़ोर है उसका फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ तक रूस का सवाल है, उसने जो है अपनी मिसाइल, आर्टिलरी, एयर अटैक्स जारी रखा हुआ है। खारकिव में 2 दिन पहले परसों देखिए उन्होंने खारकिव पर उन्होंने अटैक किया थ्रू ड्रोन्स और मिसाइल्स। 5 लोग मारे गए वहाँ पर, क्योंकि खारकिव देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है वहाँ पर। और उन्होंने अद्विका में पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही है। बाहर की तरफ पूरा रूसी सैनिक ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन शहर के अंदर पूरा कब्जा नहीं कर पाए हैं। 4 या 5 अटैक कर चुके हैं अंदर के लिए और वो अटैक रिपल्स हो गए हैं रूस के। हालांकि घेर जरूर उन्होंने लिया है, लेकिन कब्जा अभी तक वहाँ पर नहीं कर पाए हैं। और अवदिका जो है एक इम्पॉर्टेंट शहर है, खास करके रूस के लिए, डोनेस्क एरिया में जाने के लिए। और उस इलाके का एक महत्वपूर्ण ये जो एक शहर है, चोक पॉइंट है वहाँ के लिए। रूस ने तकरीबन 35 ड्रोन और 2 से ज़्यादा मिसाइल्स पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में टारगेट किया उन्होंने। और इसमें बेसिकली उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और वो इन चीज़ों के ऊपर, ज़्यादा स्टोर्स पर वो ज़्यादा डैमेज करने की उन्होंने एम रखा हुआ है, अपना उद्देश्य रखा है। कहा जा रहा है कि 35 में से तकरीबन 15 से ज़्यादा ड्रोन्स मार गिरा है यूक्रेन ने, लेकिन फिर भी डैमेज काफ़ी किया है रूस ने जो यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और आर्टिलरी शेलिंग, जो रेडी मिसाइल्स और लॉन्चर्स और बाकी जो हैं उनके ऊपर। इसी बीच में देखिए यूक्रेन ने जो है अपनी क्षमता काफ़ी बढ़ा ली है। मिलिट्री जो उनका प्रोडक्शन है, वेपन प्रोडक्शन, हाल ही में सर्गेई लारो जो कि उनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यूराल इलाके में जितनी बहुत ज़्यादा, उनका बहुत बड़ा एक डिफेंस प्रोडक्शन एरिया है, वेपन प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पर उन्होंने जितने उनके इन फैक्ट्रीज़ के जो हायरअप्स थे, सीईओज और मैनेजर्स, उनसे बात की और उन्होंने बड़ा क्लियर और मैं कहूँगा कड़े शब्दों में उनके बोला कि प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाना है, खास करके आर्टिलरी शेल्स का और बाकी भी जितने स्पेयर्स हैं और ज़रूरी सामान हैं। कुछ ने ज़रूर ये बोला कि 1 साल में तो डबल हो गया है, लेकिन इन्होंने बोला कि काफ़ी कम है और जिस तरह से प्रेसिडेंट चाहते हैं उनके हिसाब से जो है ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर रूस जो है अपनी कैपेबिलिटी और बढ़ा रहा है, ऑलरेडी उसने कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है कि 10,000 ड्रोन पर ईयर वो तैयार कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भी उसके पास जो एम्यूनिशन आना शुरू हो गया है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी, ईरान से तो उसका है ही है, तो वो बढ़ाया जा रहा है। डिफेंसेस उसने अपने मजबूत कर लिए हैं डिग इन करके। इसीलिए जो है यूक्रेन की सेना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूक्रेन जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, वहाँ क्रीमिया पर पहले उसने जोर डाला था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर। ब्लैक सी में जरूर उसने नुकसान किए थे कुछ रशियन शिप्स को इस बीच में, और बेलगोरोड, ब्रांस्क, तुला, कुछ इलाके में उसने जरूर ड्रोन्स दिए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। हालांकि यूक्रेन ने दावा जरूर किया था कि उसने साइबर अटैक किया था रशिया के मिलिट्री कम्युनिकेशन पर, जो कि उसने उस पर नुकसान किया है। और इसी बीच अमेरिका से उसको जो है गाइडेड ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब मिल रहे हैं, GLSDB, जो एक ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर तक जा कर के मार कर सकते हैं। क्षमता उनकी काफ़ी ज़्यादा है। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है जिसकी बहुत ज़रूरत थी
यूक्रेन को, रशिया के अंदर अगर उसको उन्होंने अटैक करना है तो उसके लिए, तो वो एक उनको मिलने जा रहे हैं। और ये बॉम्ब्स जो है बोइंग से मिलेंगे, सिस्टम से, जिनकी रेंज मैंने कहा था 140-45 किलोमीटर है। और ब्लैक सी में ज़रूर इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, कुछ पैट्रियट्स यूज़ करके। और जो इंग्लैंड ने जो इनको मिसाइल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी थी, उससे जो इन्होंने किया, लेकिन अब जो है उतना ये नहीं कर पाया, क्योंकि रूस ने अपनी जो एयर डिफेंस क्षमता है उसको काफ़ी बढ़ा दिया है इन दोनों इलाकों में जहाँ ये कमज़ोर था। इसी बीच जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जो रूस तकरीबन 65 इनके POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके बेलग्रोड जा रहा था, जो कि मार गिराया गया। इनका रूस का कहना था कि यूक्रेन ने मार गिराया है। उसके बारे में भी अभी जो न्यूज़ तो यही आ रही है कि यूक्रेन की मिसाइल थी। और अभी रूस ने बोला है कि इंटरनेशनल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन ने अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बट ये ज़रूर बोला है कि वो ये करेगा इसके बारे में इंक्वायरी। लेकिन इसके बावजूद अभी जो है 3 दिन पहले उन्होंने तकरीबन 200 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज किया है आपस में। तो जो ये एक अच्छी पहल है कि अगर बाकी के बीच में ये अगर चल रहा है तो। और जो अभी CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने अपना एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो है 2024 यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल का समय होगा, क्योंकि यूक्रेन अभी तक जो है जितने उसको सहायता मिली उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। काउंटर ऑफेंसिव जो उसने लॉन्च किया था जून में, उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाया। रशियन फोर्सेज अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि ये ज़रूर हुआ है कि 2023 में उसने ज़्यादा नुकसान किया है रूस का 2022 के मुकाबले, क्योंकि उस समय आर्म्स एम्युनिशन काफ़ी आ गए थे वेस्टर्न कंट्रीज से। इसने कुछ इलाके अपने 5% तकरीबन उन्होंने वापस भी ले लिया था रूस से। लेकिन रूस का कहना था कि उसने वो छोड़े हैं इलाके अपनी डिफेंस मजबूत करने के लिए, कि उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी एक और चीज़ देखिए, नेतन्याहू की भी उनके इंटरनली मुश्किल हो रहा है। वो अपने आर्मी चीफ के अगेंस्ट हैं, उसको उन्होंने बोला छोड़ करके दूसरा पद लेने के लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। आर्मी चीफ और नेतन्याहू के बीच में वैचारिक मतभेद ज़्यादा हैं, खास करके काउंटर ऑफेंसिव के मामले में कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो प्रेशर अभी नेतन्याहू इनके जेलेंस्की के ऊपर पड़ रहा है, जेलेंस्की और उनके आर्मी चीफ के ऊपर। तो जेलेंस्की के ऊपर अपने जो लोग हैं उनकी जनता और वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो जो है, उनसे प्रेशर पड़ रहा है कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। इतने बिलियंस डॉलर देने के बावजूद उनका ही नुकसान हुए जा रहा है। और इसके बाद जो और प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर के अलावा इनके जो फौज है, जो जवान हैं, वो जो है अभी जिसे कहते हैं वॉर फटीग उनके अंदर आ गया है, उस तरह लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनके जनरल हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने फौज में भी और बाहर भी। तो ये एक चीज़ है जिसकी उन्होंने बोला जरूर था, लेकिन इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अंदर ये प्रॉब्लम जरूर दिखाता है कि यूक्रेन में ये चीज़ है। जेलेंस्की ने यहाँ तक, जब अभी स्वीडन में गए थे और जर्मनी में अभी लेटेस्ट गए थे, वहाँ भी इन्होंने बोला कि अगर उनको मदद नहीं दी गई, अगर जो प्रॉमिस्ड मदद है और आगे और मदद नहीं मिली, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और रूस जो है आगे बढ़ता जाएगा और यूरोप की तरफ बढ़ जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो एक थ्रेट उन्होंने दिया कि वो डरे हुए हैं इससे कि वेपन्स अगर नहीं मिले, क्योंकि हंगरी देखिए वो भी नहीं दे रहा है, यूरोपियन यूनियन से भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन नहीं है उतना मिलने का। जो अमेरिका का हम जानते ही हैं कि वहाँ जो रिपब्लिकन्स ने रोक दिया है बिल कांग्रेस से में। तो ये इनकी मुश्किलें हैं इसमें। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं, पॉलिसी चीफ बोरेल, वो जो है एक मीटिंग कर रहे हैं
अभी 50 देशों की तकरीबन रेप्स की मीटिंग हो रही है कि कैसे यूक्रेन की मदद की जाए, दोनों के लिए, यूक्रेन के लिए भी है और उधर उन्होंने डिस्कस करेंगे इजराइल हमास की भी, लेकिन यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि अगर मदद नहीं दी गई तो यूक्रेन जो है कुछ नहीं कर पाएगा। रूस में भी इनके इलेक्शंस हैं मार्च में इसी साल, जहां पुतिन है और कहा जा रहा है कि उनके एक विरोधी हैं जो कि एंटी वॉर हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं और उनको जो है मदद पूरी वेस्ट कर रहा है। तो ये जो बोरिस नजिकिन हैं जो खड़े हो रहे हैं, तो ये इनकी इंटरनल है जो पुतिन ने भी देखना है। और जो अभी 30 जनवरी को देखिए जो पुतिन ने खास करके अपनी मीटिंग में अपने देश में वो चाहते हैं कि अपनी मजबूती इतनी बढ़ा लें इस बीच में जब तक यूक्रेन का एक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, अपने डिफेंसेस और अपने जो वेपन्स हैं वो हासिल कर लें कि आगे। और वो अच्छी तरह उनको पता है कि अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है इजराइल में, हमास में, वॉर में और मिडिल ईस्ट में, रेड सी और उस इलाके में। और उनके लिए प्रॉब्लम चीन और रूस तो खड़ा कर रहे हैं उस इलाके में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट इस वॉर पर पड़ रहा है। लेकिन ये भी है कि पुतिन भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं और ख़ास करके इस वजह से वो कह रहे हैं कि विंटर्स हैं जिसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अभी गए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच के लिए, वहाँ पर उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि यूक्रेन पहले भी रूस का हिस्सा था, शुरू से इतिहास है और हम उसी इतिहास को ठीक करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सोचना कि रूस जो है बाकी देशों पर कब्जा करेगा, अटैक करेगा, आसपास के या छोटे बड़े जो देश हैं यूरोप के, वो गलत है, ऐसा सोच नहीं है। लेकिन है क्या, आगे क्या हो सकता है इसमें अभी, क्योंकि दोनों ने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला है उनको। 2023 में ना यूक्रेन को कुछ ज़्यादा मिल पाया है और ना रूस को मिल पाया है। यूक्रेन ने ज़रूर कुछ गेन किया है लेकिन रूस ने भी काफ़ी नुकसान किया है, उनका बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर यूक्रेन ने भी किया, ख़ास करके क्रीमिया में और ब्लैक सी में। और आर्म्स एम्युनिशन के मामले में हमने देख ही लिया है कि यूक्रेन का लगभग ख़त्म है और वेस्ट जो नाटो कह रहा है उनका भी काफ़ी कम हो गया है। लड़ाई जो जैसे लग रहा है कि ये रुक नहीं पाएगी, चलती रहेगी, इतनी जल्दी रुकेगी नहीं, क्योंकि पुतिन रुकना नहीं चाहेंगे। और इसमें चलता भी रहेगा तो अभी भी कोई बड़ा साफ क्लियर विनर नहीं होगा कि रूस जीत गया या यूक्रेन जीत गया। यूक्रेन में कहूँगा अमेरिका, नाटो जीत गए, क्योंकि जो जहाँ पर है एक साल से वहीं पर है, तो कोई बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे इससे आगे, क्योंकि यूक्रेन भी अब समझ गया है और जहाँ है वहाँ पर वो भी अपने डिफेंसेस बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली नहीं है यूक्रेन को। जो इलेक्शंस हैं अभी नवंबर में अमेरिका में, जेलेंस्की बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि अगर ट्रंप वहाँ वापस आ गए, तो ट्रंप ने पहले ही बोला है कि वो चाहेंगे कि लड़ाई ख़त्म हो, कि लड़ाई ख़त्म होने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एड नहीं देना चाहेंगे, चाहेंगे कि बातचीत करके ख़त्म हो। और वो चीज़ वही होगी कि अगर रूस वहाँ से हटा नहीं अपनी जगह छोड़ करके, तो इलाका तो यूक्रेन का वहाँ पर चला ही जाएगा। तो ये नेगोशिएट करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसको देख के लगता नहीं कि बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अगर यही हाल रहा कि अगर यूक्रेन को जो चाहता है हथियार नहीं मिले और रूस अगर आगे बढ़ता रहा, अपनी क्षमता बढ़ाता रहा, और उन्होंने अमेरिका, इजराइल और हमास के बीच में वैसे फंसा रहा, तो बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है और बहुत कुछ क्लियर विनर वहाँ पर नहीं होने वाला है अभी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।